हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रीडिंग नंबर 22 एफआरए से। ये है अबाउट अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग, लेकिन बहुत ही सहजता से, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। इसके 2 से 3 पार्ट्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस पॉइंट पे हम लोग ब्रेक लें। बट देन अगेन दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रीडिंग, और ये रीडिंग कंप्लीट होने के बाद में हमेशा की तरह मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपके साथ में डिस्कस करूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग नंबर 22 के साथ में। यहां पे आप देख पा रहे हो अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट्स, ये हमारी रीडिंग का नाम है। अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट में ऑब्वियसली हम बैलेंस शीट से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट लर्निंग आउटकम में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरीली 3 एलिमेंट्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटीज, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो आपका यहाँ पे इंतजार कर रही है। पहली चीज वो ये है कि बैलेंस शीट आखिर होती क्या है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हो तब तो आपको पता है बैलेंस शीट क्या होता है, एक रफ आइडिया तो है। बट अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो मैं आपको बता दूं, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। हर कंपनी, हर इंडिविजुअल अपने ईयर एंड पे बैलेंस शीट को कंस्ट्रक्ट करता है, बैलेंस शीट को प्रोड्यूस करता है। इस बैलेंस शीट में किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी कंपनी के पास में कितने एसेट्स और कितने लायबिलिटीज हैं, उन सब चीजों का यहाँ पे मेंशन रहता है। उन सब चीजों का यहाँ पे मैं कह सकता हूं एक डिस्क्लोजर रहता है। यहाँ पे अगर नटशेल में मैं बात बताऊं तो बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट इज बेसिकली अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच विल टेल अबाउट अ फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन। दो चीजें होती है, एक होती है पोजीशन और दूसरी होती है अपने रिटर्न्स। एक होती है पोजीशन और दूसरी होती है रिटर्न्स, यानी कि फाइनेंशियल रिटर्न्स या फिर फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताने के लिए इनकम स्टेटमेंट प्रोड्यूस किया जाता है, वेयर एज फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए बैलेंस शीट को प्रोड्यूस किया जाता है। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट बैलेंस शीट इज कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे प्रिपेयर होता है। आपने इनकम स्टेटमेंट पे लेसन पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था फॉर द पीरियड एंडेड। हमेशा लिखा हुआ आता था फॉर द पीरियड एंडेड, करेक्ट। सो इट वाज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, इट वाज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। यहां पे हम लोग बैलेंस शीट को जब कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो फॉर द पीरियड एंडेड नहीं लिखते, हम बैलेंस शीट में लिखते हैं एज ऑन और फिर डेट बैठाते हैं। दैट मीन्स बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, यूजुअली ईयर एंड पे। तो ये एक पर्टिकुलर डे पे बनने वाला स्टेटमेंट है, और ये उस दिन कंपनी के पास में कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, कितनी इक्विटी है, यानी कि कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उस चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सो दैट वाज इट अबाउट बैलेंस शीट। नेक्स्ट आते हैं एसेट्स के बारे में। तो सर एसेट्स के बारे में 2 पॉइंट्स आपको बहुत क्लियरली याद रखने पड़ेंगे। नंबर 1, एसेट्स क्या है। एसेट्स आपके बिजनेस के लिए एक ऐसा रिसोर्स है जिसको आपने कोई पास्ट ट्रांजैक्शन के थ्रू हासिल किया है। ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसने आपने उसको एक पास्ट ट्रांजैक्शन कुछ किया, उसकी वजह से आपको ये रिसोर्स मिला है। अब इस रिसोर्स से होगा क्या, इस रिसोर्स से आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। When I say economic benefits, I am basically talking about cash inflows. मैं यहां बात कर रहा हूं कैश इनफ्लोज की। तो आपको कैश इनफ्लोज मिलेंगे सर, और ये कैश इनफ्लोज आपको कौन प्रोवाइड करेगा, एसेट्स। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पे जो निकल करके आ रहे हैं। पहला पॉइंट ये है दैट एसेट्स आर द रिसोर्सेज व्हिच आर देयर एज अ रिजल्ट ऑफ अ पास्ट ट्रांजैक्शन। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट है जो है कि इट विल प्रोवाइड यू विथ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। नेक्स्ट आते हैं सर लाइबिलिटीज में। अगेन यहां पे भी 2 पॉइंट ही है, इक्विटी में भी 2 पॉइंट आएंगे। लाइबिलिटीज में लिखा हुआ है दैट दीज आर ऑब्लिगेशंस एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। आपने पास्ट में कोई इवेंट में ये ऑब्लिगेशन पाई है, ये एक आपका दायित्व जुड़ गया आपके साथ में। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है सर, आपके लोन्स हो सकते हैं, आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं। इन सभी को आपने कोई एक इवेंट के थ्रू इनसे कोई कर्जा लिया था और वो कर्जा चुकाना होगा आपको, इसीलिए ये आपके सर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, आपके सर के ऊपर एक लायबिलिटी है। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1, लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। नंबर 2, जिस तरह एसेट्स में एक फ्यूचर इकोनॉमिक इनफ्लो आने वाला होता है, यहां पे एक फ्यूचर इकोनॉमिक आउटफ्लो होता है। ध्यान दीजिए इस चीज का, यहां पे यू आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस ऑब्लिगेशन विल रिजल्ट इन एन
आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। बहुत सिंपल है सर इस चीज को समझना। आपने अगर कोई लोन लिया है तो वो लोन रीपे करना ही पड़ेगा। आपने किसी क्रेडिटर से अगर पैसे उधार लिए या फिर मैं उससे गुड्स उधार पे लिए तो वो भी तो चुकाने तो पड़ेंगे। That means in the future time period you will have to pay back these obligations, and that is why हम ये second point पढ़ रहे हैं that it is expected to require an outflow of economic resources in the future. थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूं, थर्ड पॉइंट सॉरी इक्विटी के फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, इट इज अबाउट इक्विटी। तो सर इक्विटी का फॉर्मूला जो है वो है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ऐसा क्यों है तो मैं उनको बता दूं जिनको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है, उनके लिए आराम होगा ये समझना। बैलेंस शीट की जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें अपने इंडिया में राइट साइड में लिखते हैं एसेट्स, लेफ्ट साइड में नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं लायबिलिटी, और ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं इक्विटी। सिंस बैलेंस शीट के दोनों साइड्स टैली होते हैं, इसका मतलब अगर मैं एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दूं तो इक्विटी की वैल्यू मिल जानी चाहिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन है जो डेवलप हो जाता है विच सेज इक्विटी इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर इसी इक्वेशन को मैं समझाऊं आपको तो ऐसा भी बोल सकता हूं कि अगर एक कंपनी बंद होने जाए यानी कि लिक्विडेट हो, तो लिक्विडेशन के समय अगर सपोज करो एसेट्स से 100 करोड़ रुपए वसूले गए और कंपनी की लायबिलिटी जो उनके सर पे थी वो 50 करोड़ थी, तो फिर जो बचेगा ना 50 करोड़ वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। दैट मींस एसेट से जो भी रियलाइज होगा उसमें से जो लायबिलिटीज है उनको पे ऑफ कर दो। ये लायबिलिटीज में इक्विटी को छोड़ करके सभी कोई कंसिडर्ड होंगे। इसका मतलब करंट लायबिलिटीज, इसका मतलब आपके लोन्स, इसके मतलब एडवांसेस, सब कुछ आएंगे इसमें। आप जब उनको रीपे कर दोगे तो जो पैसे बचेंगे वो इक्विटी शेयर होल्डर अपने घर ले जा सकते हैं। सिंस मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला जो पैसे बचेंगे वो घर ले जा सकते हैं, इसीलिए रेजिडुअल इंटरेस्ट नाम इसको दिया गया है। इट इज गोइंग टू गिव यू अ रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट्स। और जब नेट एसेट्स की मैं बात करूं तो उसका मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज ही होता है। सो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज पे आपको मिल जाएगा एक रेजिडुअल इंटरेस्ट, और वो रेजिडुअल इंटरेस्ट इक्विटी के लिए एक मैं कह सकता हूं हक हो गया है। नेक्स्ट है सर कंडीशंस फॉर रिकॉग्निशन फॉर अ फाइनेंशियल आइटम। इसका मतलब अगर कोई फाइनेंशियल आइटम है तो उसको बैलेंस शीट में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए उसको 2 अग्नि परीक्षाएं पास करनी होगी। पहली अग्नि परीक्षा यह है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो एसेट में आता है और लायबिलिटी में जाता है, जो भी हो, आए या जाए जो भी हो, वो इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल होना चाहिए। इसका मतलब आप 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ में बोल सकते हो कि हाँ हमारे एसेट से एक फ्यूचर इकोनॉमिक इनफ्लो आएगा, या फिर में आप 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ में ये बोल सकते हो कि आपका फ्यूचर इकोनॉमिक आउटले या आउटफ्लो होने वाला है। Only if you are probable that a future economic benefit will either flow in or flow out, then only you can record the financial item as an asset or liability respectively. इसका मतलब इनफ्लो आएगा तय है, या फिर लगता है हाँ, ज्यादातर लगता है हाँ होगा तो एसेट दिखाओ, अगर लगता नहीं है तो मत दिखाओ। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि फ्यूचर इकोनॉमिक आउटले होगा तब तो दिखाओ लायबिलिटी, अगर नहीं लगता नहीं होगा, ऐसा ज्यादा चांस नहीं लगता है, तो उसको एक लायबिलिटी मत दिखाओ। ये कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 2 है कि जिस चीज की भी आप बात करो, वेदर इट बी एन एसेट और इट बी अ लायबिलिटी, आपको या तो उसकी वैल्यू या तो उसका कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल होना चाहिए। इसका मतलब आप बड़े आसानी से उसका या तो कॉस्ट या तो वैल्यू को ढंग से मेजर कर पा रहे हो। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तभी हम लोग उस फाइनेंशियल आइटम को अपने बैलेंस शीट में जगह देंगे। सो दैट वाज इट अबाउट लर्निंग आउटकम ए, जिसमें मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट के बारे में बताया। बात यहां खत्म नहीं होती, इसी वीडियो में हम लर्निंग आउटकम बी को भी कवर करेंगे, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट द यूजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट के क्या क्या यूजेस हैं और एक बैलेंस शीट के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उन सब चीजों पे बात हो रही है। सबसे पहले यूजेस की बात करें तो सर यूज नंबर 1 ये है कि आप किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन की एनालिसिस अगर करना चाहते हो तो बैलेंस शीट की मदद से हो सकता है। जब बात करते हैं हम लिक्विडिटी की तो हम बात करते हैं अबाउट द कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस।
क्या कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को अदा कर पाएगा, इस चीज की इवैल्यूएशन करना इज असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी। जब हम शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अबाउट अवर क्रेडिटर्स, अबाउट अवर अदर करंट लायबिलिटीज एंड अदर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, अदर शॉर्ट टर्म पेमेंट्स। तो क्या आप अपने शॉर्ट टर्म पेमेंट्स चुका पाएंगे, क्या आप अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस अदा कर पाएंगे, इसकी एनालिसिस जो करते हैं उसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी एनालिसिस या फिर असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी। ये तभी संभव है जब आपके पास में एक बैलेंस शीट हो। सिमिलरली अगर आपको असेसमेंट करनी है सॉल्वेंसी की, जिस तरह शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन फुलफिल आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये लिक्विडिटी की असेसमेंट से पता चलता है, उस तरह आपके लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस आप फुलफिल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे उसका आइडिया लगता है बाय असेसमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। अगेन ये भी आप बैलेंस शीट से ही कर पाओगे। इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो एक लॉन्ग टर्म लोन का एग्जाम्पल ले सकता हूं। सपोज एक कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट्स ले रखे हैं 15 साल की मैच्योरिटी वाले, तो ये एक एसेंशियली लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है। हमें ये चेक करना है कि कंपनी क्या सॉल्वेंट है कि वो इस लोन को जब वक्त आएगा तब चुका पाएगी। इस चीज की असेसमेंट करने के लिए सॉल्वेंसी की असेसमेंट करते हैं एंड दैट कैन ओनली बी डन इफ यू हैव अ बैलेंस शीट इन योर हैंड। Third point is you can also understand whether a firm has the ability to make distribution to the shareholders. आप ये बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स हैं उनको देख करके समझ सकते हो कि क्या कंपनी डिविडेंड दे भी सकती है या नहीं। So if the company is actually able to pay off dividends, is actually able to make distributions to the shareholders, तो इसका आइडिया आपको लग जाएगा बैलेंस शीट में रिजर्व्स को देखते ही। So that is also a type of assessment that you can conduct by the use of balance sheet. नेक्स्ट हम बात करते हैं सर लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस में पहला जो सबसे बड़ा लिमिटेशन निकल करके आ रहा वो ये है कि बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यूज होती हैं वो एसेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यूज होती हैं, फेयर वैल्यूज नहीं होती, इंट्रिंसिक वैल्यूज नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर आपके बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी दिखाया हुआ है 100 करोड़ रुपए का, तो उसका मार्केट प्राइस जरूरी नहीं है 100 करोड़ हो। आई नो इट इज मिसलीडिंग इन सम सेंस, लेकिन अकाउंट्स ऐसे ही वर्क करता है। अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसके हिसाब से कोई भी एसेट को आप अपने कॉस्ट पे ही मेजर करोगे, फेयर वैल्यू पे मेजरमेंट नहीं करोगे। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से इट इज राइटली डन, बट यस अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें देन इट इज डेफिनेटली रॉन्ग बिकॉज द बैलेंस शीट वैल्यूज आर नॉट मैचिंग द इंट्रिंसिक वैल्यूज और द फेयर वैल्यूज। इसका मतलब बैलेंस शीट को देख करके आप क्लियरली नहीं बता सकते कि कंपनी के एसेट्स की मार्केट वैल्यू है तो क्या है। नंबर 2 पॉइंट है न्यूमरस वैल्यूएशन बेसिस आर यूज्ड, हेटेरोजेनस वैल्यूएशंस। इसका मतलब यह है कि भिन्न भिन्न प्रकार के एसेट क्लासेस होते हैं, अलग अलग एसेट क्लास की वैल्यूएशन अलग अलग तरीके से हो सकती है। जैसे कि कुछ एक हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेजर हो सकते हैं, तो कुछ एक अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे हो सकते हैं, कुछ एक फेयर वैल्यू पे भी हो सकते हैं। ऐसे में क्लियरली बता पाना कि कौन से वैल्यूएशन बेस से किसको मेजर किया ये तो पॉसिबल है, बट सब में कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज डिफरेंट वैल्यूएशन बेसिस आर यूज्ड फॉर डिफरेंट एसेट क्लासेस। तो वो कंपैरिजन ड्रॉ करना बिकम्स वेरी वेरी टफ। इस चीज पे हम खुल के और बात करेंगे जब हम लॉन्ग लिव्ड एसेट्स का रीडिंग पढ़ेंगे एफआरए में 2-3 रीडिंग बाद में, तब मैं आपको खुल के समझाऊंगा इन वैल्यूएशन बेसिस के बारे में। अभी के लिए आप बस इतना समझ सकते हैं दैट न्यूमरस वैल्यूएशन बेसिस आर बीइंग यूज्ड एंड ये बैलेंस शीट में एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। Third point is even if the balance sheet is reported at fair value, the value may have changed since the balance sheet date. बहुत ही मेरे को सॉलिड पॉइंट लगता है ये। सॉलिड क्यों? क्योंकि इसका कारण है सर बैलेंस शीट रेडी होती है 31 मार्च 2000 जो भी चलेगा, अभी 2020 आ रहा है फिर 21 है, जो भी है, जिस भी साल में आपकी बैलेंस शीट बन रही है तो वो तो डेट तो 31 मार्च की लग के आती है। बट एज ए शेयर होल्डर आपके हाथ में आते आते बैलेंस शीट 2-3 महीने तो वैसे ही पुरानी हो जाती है। विच मीन्स कि अगर बैलेंस शीट में आपको किसी एसेट की वैल्यू बताई गई है, आपके हाथ में वो बैलेंस शीट आते आते उस एसेट की वैल्यू जो फेयर वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स कि पहली बात कि फेयर वैल्यू और बैलेंस शीट वैल्यू सेम नहीं है। मान लेते हैं अगर सेम होते भी तो भी आउटडेटेड हो जाता फेयर वैल्यू, क्योंकि बैलेंस शीट आपके हाथ में थोड़ा लेट से आता, इसीलिए बैलेंस शीट की वैल्यू जो फेयर वैल्यू थी वो करेक्ट नहीं होती।
and that also accounts to the third limitation of balance sheet. बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं लर्निंग आउटकम सी की ओर। तो सर लर्निंग आउटकम सी में हम ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट्स ऑफ बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो दो तरह के फॉर्मेट्स है जो कि प्रेस्क्राइब्ड है, उनमें से कोई भी एक आप फॉलो करते हो। फॉर्मेट्स की मैं बात करूं तो एक फॉर्मेट है जिसे हम बोलते हैं क्लासिफाइड बैलेंस शीट, दूसरे को हम बोलते हैं लिक्विडिटी बेस्ड फॉर्मेट। बहुत सिंपल है सर, अगर आप बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज और इक्विटी, अगर इस फॉर्मेट में आप बैलेंस शीट बनाते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लासिफाइड बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं सर? बोलते हैं क्लासिफाइड बैलेंस शीट। Got the point? Whenever you are differentiating the current and the non-current assets and liabilities, it is known as classified balance sheet. मैं आपको बता दूं, इंडिया में जो कंपनीज एक्ट अपना चलता है 2013, उसमें क्लासिफाइड बैलेंस शीट ही यूज होता है। तो दिस इज वेयर वी आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग। और दूसरा लिक्विडिटी बेस्ड फॉर्मेट, उसमें कुछ नहीं है सर, एसेट्स और लायबिलिटीज को प्रेजेंट करते वक्त ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब कैश, सिंस इट इज मोस्ट लिक्विड, ये या तो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है या तो सबसे नीचे प्रेजेंट होता है। दैट डिपेंड्स ऑन किस तरह की लिक्विडिटी आप फॉर्मेटिंग कर रहे हो। बट लिक्विडिटी असेसमेंट ये बोलता है कि जो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है उसको सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स में डिस्क्लोज करने का है। तो ये लिक्विडिटी बेस्ड फॉर्मेट्स हो गया, खास करके बैंक्स इसको यूज करती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है इधर से। देन वी टॉक अबाउट एप्लीकेबिलिटी। तो सर एप्लीकेबिलिटी भी बहुत ही सिंपल है। अगर हम क्लासिफाइड बैलेंस शीट की बात करें तो इसकी एप्लीकेबिलिटी गैप और आईएफआरएस दोनों में है, और वहीं पे अगर मैं लिक्विडिटी बेस्ड फॉर्मेट में आईएफआरएस की बात करूं तो आईएफआरएस में भी ये ऑप्शनल है। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज रादर ऑप्शनल। तो extremely good to understand this. Got the point sir? So ये हो गया अपना liquidity based format का भी presentation. Next learning outcome में आ जाते हैं। learning outcome D, this is about current and non-current assets and liabilities. 4 elements के मैंने आपको बताया, आइडिया बताया। एक था current asset, एक था non-current asset, एक था current liability, एक था non-current liability। अब उन चारों को ढंग से डिफाइन करने का वक्त आ गया है। व्हाट डिफरेंशिएट्स करंट एंड नॉन करंट, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो सर मैं आपको सबसे पहले ही बता दूं, करंट वर्सेस नॉन करंट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस निकल करके आता है सर, वो है कि करंट के जो भी चीज हो, भले ही एसेट हो या लायबिलिटी हो, वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर। क्लियर? और वहीं पे अगर हम नॉन करंट की बात करें तो वो कैश में कन्वर्ट होगा 1 साल के बाद में। क्लियर? ये एक जनरल प्रिंसिपल है जो सभी बच्चों को समझाया जाता है और हम लोग इसी तरह इसको याद करते हैं। अभी तक शायद जिन लोग कॉमर्स स्टूडेंट जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है ये वाला प्रोसेस। हाँ भैया, करंट और नॉन करंट 1 साल वाला गैप हमें पता था, बट अब हम लोग इसके एग्जैक्ट इवैल्यूएशन में आते हैं, एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन में आते हैं कि क्या नॉन करंट है क्या करंट है। सिर्फ 1 साल नहीं है, कुछ और भी है। क्या है एक बार समझते हैं। तो देखिए सर, ये करंट में लिखा हुआ है क्लियरली कि करंट में वो एसेट्स आते हैं जो या तो कैश बन जाएंगे या तो यूज हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे? या तो कैश बन जाएंगे या तो यूज हो जाएंगे 1 साल या एक ऑपरेटिंग साइकिल में, विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर यानी कि 1 साल या फिर 1 साल से अगर कम है आपकी ऑपरेटिंग साइकिल, तो इस पीरियड के अंदर अगर कोई एसेट या तो कैश में कन्वर्ट हो गया या फिर यूज हो गया तो उसे हम बोलते हैं करंट एसेट। मुझे मालूम है आपको 1 ईयर तो याद था, 1 ईयर तो आपको पता था, बट शायद ये ऑपरेटिंग साइकिल का आइडिया आपको नहीं था। जिनको ऑपरेटिंग साइकिल भी याद नहीं आ रहा उनको मैं बोल दूं कि आप वर्किंग कैपिटल चैप्टर जरूर पढ़ें। ये आपके कॉर्पोरेट फाइनेंस का हिस्सा है। वहां पे वर्किंग कैपिटल पढ़ते वक्त आपको ऑपरेटिंग साइकिल खूब अच्छे से समझाया मैंने। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ लें। सेकंड पॉइंट है सर कि करंट एसेट्स आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन देते हैं? सर ये आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आइडिया देते हैं, क्योंकि सर इसमें जो आइटम होते हैं वो सारे ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं, जैसे कि आपका डेटर्स, इन्वेंट्री, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सभी चीजें जो हैं ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा होती हैं प्राइमरीली। इसीलिए मोस्ट इंफॉर्मेशन दैट द करंट एसेट्स प्रोवाइड यू बिलोंग टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
नेक्स्ट आते हैं सर करंट लायबिलिटीज में। जिस तरह एसेट का डेफिनेशन था, लायबिलिटी का भी डेफिनेशन वैसा ही होने वाला है। यहाँ पे सेटलमेंट होगी, यहाँ पे आप कैश में कन्वर्ट नहीं करोगे, ना ही आप इसको यूज करोगे, रेदर यू विल सेटल योर ऑब्लिगेशन। और ये सेटलमेंट जो है ये 1 साल या 1 ऑपरेटिंग साइकिल इसके अंदर होना चाहिए। ऑब्वियसली अर्लियर ऑफ द टू यहां पे भी लागू है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी चीज को ट्रेडिंग पर्पस के लिए हेल्ड कर रखे हैं तो वो भी करंट लायबिलिटी में आ सकता है। एंड थर्ड पॉइंट इज कोई भी अनकंडीशनल राइट आपके पास में नहीं होना चाहिए कि आप इस सेटलमेंट को 1 साल से आगे पुश कर पाए। बिकॉज अगर आपके पास में ऐसी कोई अनकंडीशनल राइट है कि आप इस सेटलमेंट को 1 साल के आगे धकेल सकते हो, तब फिर ये करंट नहीं रहेगा, ये नॉन करंट हो जाएगा। इसलिए क्लियरली बोला गया है देयर शुड नॉट बी एनी अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट फॉर मोर देन 1 ईयर। नेक्स्ट बात करते हैं सर नॉन करंट एसेट्स की। सिंपल है ये एकदम कॉन्सेप्ट। नॉन करंट एसेट्स में ये लिखा हुआ है दैट दीज एसेट्स will not get converted within a year or 1 operating cycle whichever is earlier of the two। जैसे करंट में बोला गया था कि ये कन्वर्ट हो जाएगा या कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पे ऐसी कोई बात नहीं है, यहां इनफैक्ट नहीं होगा। जो नहीं होगा उसी को हम लोग बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स। Next up is non-current liabilities, which means that non-current liability will provide you information about investing activities। यहाँ पे asset होना चाहिए था। Non-current assets will provide you information about investing activities। क्लियर है बच्चा लोग? गुड। नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटीज। सिमिलर डेफिनेशन है सर। यहाँ पे जो सेटलमेंट है वो सेटलमेंट 1 साल या 1 ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर नहीं होनी चाहिए। एंड नंबर 2, यहाँ पे जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मिलेगी CFF की, विच मींस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, जिसमें हमने 4 लर्निंग आउटकम्स बड़े ही जोश जोश में कन्वर्ट कर लिए। बहुत ही मैं कह सकता हूं अभी ऊपरी बातें हो रही थी इस चैप्टर में, थोड़ा सा इन डेप्थ में जरूर घुसेंगे इस चैप्टर में। हालांकि अगेन ज्यादातर चीजें जो आप यहाँ पढ़ रहे हो वो आगे आपको और पढ़नी है, तो वहां पे हम और खुल के बातें करेंगे। एज ऑफ नाउ हमारी प्रिपरेशन एकदम ठीक है, एंड दिस इज वेयर वी एंड अप द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस रीडिंग। सेकेंड पार्ट अगर आप में अभी भी कंसंट्रेशन है तो जरूर आप इमीडिएटली शुरू करें, वेयर वी विल कवर लर्निंग आउटकम E and onwards। So that's it. I'll see you in the next video. तब तक के लिए bye bye.